Hello students. Now once again I am here with the second part of chapter 3 Kingship Caste and Class. ये आपका क्लास 12 का हिस्ट्री की फर्स्ट पार्ट का, जो आपकी 3 बुक्स चलती हैं उसमें फर्स्ट बुक का आपका थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही दिया जा चुका है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस मिल चुके हैं। अब आपका सेम चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको हमने पहले ही बताया था कि दिस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स। ओके, तो without wasting time I am going ahead. So first question is, how many shlokas are there in Gita? जो आपका ये चैप्टर है, मेनली आप देख रहे हैं पूरा चैप्टर आपका महाभारत के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। तो इसमें आपका पिछले पार्ट में भी आपने करा था कि महाभारत के ऑथर कौन है, आलोचनात्मक संस्करण किसने लिखा है इसका, या आपने ये भी करा था कि किसकी कौरवों की राजधानी, पांडवों की राजधानी क्या थी। दिस ऑल वी हैड डन इन द फर्स्ट पार्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसके लिए फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आपका है, हाउ मेनी श्लोकाज आर देयर इन गीता? गीता में कितने श्लोक हैं? तो गीता में आपको बताया था गीता कौन सी किताब है जिसमें कि लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन के बीच का जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में दिया हुआ है। गीता में 700 श्लोक दिए हुए हैं। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वणिक्स, एक शब्द का इस्तेमाल किया, वणिक। वणिक शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? ये वणिक कौन थे? ये वणिक शब्द जो आपका वाणिज्य से लिया गया है। वणिक शब्द आपका वाणिज्य से लिया गया है और इसका मतलब होता है मर्चेंट्स। वणिक शब्द का इस्तेमाल मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी के लिए किया गया है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज मंदसौर? आपने देखा होगा मंदसौर का उल्लेख मिलता है खास करके किस रेफरेंस में? ये आपके लगातार जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली चीज तो आप मंदसौर में का अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है। मंदसौर है कहाँ आपका? मंदसौर इज इन मध्य प्रदेश। मंदसौर आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में है। एक प्रश्न। दूसरा आता है कि मंदसौर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो मंदसौर से प्राप्त अभिलेख हमें सिल्क वीवर्स यानी कि रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी देता है। रेशम बुनकर थे, उनके बारे में जानकारी देने का काम हमें करता है मंदसौर के अभिलेख। और मंदसौर आपको कहाँ बताया? मध्य प्रदेश में मंदसौर है। ये लोग कहाँ से आए थे? रेशम बुनकर कहाँ से आए थे? ये लोग गुजरात से आए थे। उस समय उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कहाँ से आए थे? लाट। तो ये लाट शब्द था, ये क्या था? लाट आपका गुजरात में है। अगला प्रश्न आपका है, व्हाट वाज मंदसौर अर्लियर नोन एज? मंदसौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये मंदसौर जो आपका था पहले किस नाम से इसको जानते थे? दशपुर। मंदसौर को दशपुर के नाम से जाना जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द्रोणाचार्य? आपने सुना भी होगा द्रोणाचार्य का नाम। ये द्रोणाचार्य थे कौन वास्तव में? द्रोणाचार्य वॉज अ ब्राह्मण हु टॉट आर्चरी टू कुरु प्रिंसेस। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे जिन्होंने जो कौरवों को, जो कुरु प्रिंसेस थे उन लोगों को, राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का कार्य किया था। जिनका आपने करा भी है कि एकलव्य ने भी उनको अपना गुरु माना था और उनकी मूर्ति बना करके धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू किया था। ठीक है, तो धनुर्विद्या के ये निपुण थे और उन्हें जो कुरु राजकुमार थे उन लोगों को धनुर्विद्या सिखाने का कार्य किया था। नेक्स्ट इज, हु वर निषाद? निषाद कौन थे? निषाद कौन लोग हुआ करते थे? निषाद, आपने निषाद राज के बारे में महाभारत में इनका भी जिक्र किया गया है निषाद के बारे में। तो निषाद कौन हुआ करते थे? द पीपल हु वर लिविंग इन फॉरेस्ट एंड दे वर नोन एज निषाद्स। जो कि कहाँ रहते थे? निषाद का मतलब ये लोग जंगलों में रहते थे और इन्हीं को कहा जाता था निषाद, दोज हु वर लिविंग इन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज स्त्री धन? स्त्री धन क्या था? ये आपका आया ना कि स्त्री धन पर महिलाओं का अधिकार होता था। तो ये स्त्री धन वास्तव में क्या था? स्त्री धन था द गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज। अपने विवाह के अवसर पर जो उपहार स्वरूप उनको जो कुछ भी प्राप्त होता था, वो चाहे वस्तु हो चाहे भूमि हो, उसी को क्या कहते थे? स्त्री धन। जो स्त्रियों को विवाह के अवसर पर प्राप्त होता था उसे स्त्री धन कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, When were the रामायण एंड द महाभारत composed? रामायण और महाभारत का संकलन कब किया गया था? यह आपका लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी के बीच में किया गया था। 500 ईसा पूर्व से
400 ईस्वी के बीच में महाभारत और रामायण का संकलन का कार्य किया गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न इज हु वॉज बीबी लाल। बीबी लाल का नाम भी आया है, किस रेफरेंस में आया है बीबी लाल का नाम आपका? बीबी लाल क्या थे? ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट, वो एक पुरातत्वविद थे। बीबी लाल वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट, और उन्होंने क्या काम करवाया था, कहाँ का उत्खनन करवाया था बीबी लाल ने? बीबी लाल ने हस्तिनापुर का, एन आर्कियोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हस्तिनापुर, उन्होंने हस्तिनापुर के उत्खनन के कार्य से उनका नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, हु वॉज प्रभावती गुप्त। इनका नाम आप देख रहे बार बार रिपीट हो रहा है, इवन चैप्टर 2 में भी आया था, चैप्टर 3 में भी आया। ये प्रभावती गुप्त वास्तव में, क्योंकि कहीं कहीं में उल्लेख मिलता है कि प्रभावती गुप्त ने भी भूमि अनुदान दिए थे महिलाओं का, हालांकि संपत्ति पर अधिकार नहीं था, लेकिन अगर हम बात करते तो बहुत सारे वोटिव इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, दानात्मक अभिलेख मिले हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रभावती गुप्त ने अनुदान दिए थे। ये प्रभावती गुप्त आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिनका विवाह वाकाटक परिवार में हुआ था। शी वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड, एंड शी वॉज मैरिड इन वाकाटक फैमिली। नेक्स्ट आपका है इसमें क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पैट्रिलिनी, पितृवांशिकता। मैट्रिलिनी एंड पैट्रिलिनी दो शब्द आए हैं, तो इसमें एक आपका पैट्रिलिनी क्या था? पैट्रिलिनी यानी कि पितृवांशिकता क्या था, क्योंकि ज्यादातर पितृवांशिकता ही प्रचलन में थी। पैट्रिलिनी का मतलब होता है ट्रेसेस, पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंडेंट्स फ्रॉम फादर टू सन एंड ग्रैंडसन एंड सो ऑन, यानी कि ये जो वंशवाद चलता है कैसे चलता है, यानी कि फादर से किसको मिल रहा है, फादर टू सन, सन के बाद उनके ग्रैंडसन, फिर उनके सन, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन। ठीक है, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। पितृवांशिकता है, यानी कि ये पुरुषों के हाथ में ही सत्ता रहती थी। ओके, नेक्स्ट आपका है व्हाट इज एंडोगैमी। दो टर्म्स आए हैं, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। एंडोगैमी और एक्सोगैमी का मतलब क्या होता है, जब आपका एक अंतर्विवाह और बहिर्विवाह, हिंदी में इसके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया, एंडोगैमी का मतलब होता है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह किसकी बात कर रहे हैं हम, जब गोत्र के अंदर ही विवाह होता है। बहुत सारे गोत्र होते हैं, सबके अलग अलग गोत्र होते हैं, तो जब विवाह क्या होता है, सम गोत्र एक ही गोत्र के अंतर्गत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्विवाह, एंडोगैमी। एंडोगैमी मीन्स मैरिज विद इन अ यूनिट, जब गोत्र के अंदर विवाह हो रहा है तो इसे हम अंतर विवाह कहते हैं या एंडोगैमी कहते हैं। और जब विवाह आपका गोत्र के बाहर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोगैमी। यानी कि एक्सोगैमी का मतलब क्या होता है, बहिर्विवाह। तो बहिर का मतलब क्या है, यहाँ पर विवाह कहाँ हो रहा है, आपके गोत्र के बाहर। ज्यादातर ऐसा ही होता है। कैसा होता है, बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का मतलब है जो विवाह हमारा होगा वो दूसरे गोत्र के साथ होना चाहिए। समगोत्री विवाह को उन्नत नहीं माना जाता था, हालांकि हमें बहुत जगह समगोत्री यानी कि उसी गोत्र में विवाह के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मैट्रोनिमिक्स। मैट्रोनिमिक्स का मतलब क्या होता है, मातृवांशिकता है मैट्रोनिमिक्स। मातृवांशिकता का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैट्रोनिमिक्स मीन्स नेम डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द मदर और फीमेल एंसेस्टर्स। ये कहाँ से चल रहा है, फीमेल एंसेस्टर्स जो हमारी यानी कि माताओं के नाम से, जैसे कि आपने खास करके किस वंश में करा है, दिस वॉज पॉपुलर इन सातवाहनाज। गौतमी पुत्र सातकर्णी आपने करा है ना, वासिती पुत्र गौतमी पुत्र, गौतमी वासिती क्या थी, तो ये माताओं के नाम को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, तो माताओं के नाम को लेकर के जो चलते थे उन्हीं को कहते थे मैट्रोनिमिक्स कहा जाता था। नेक्स्ट इज विच फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज प्रेवलेंट अमंग सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में किस प्रकार के विवाह का प्रचलन हमें दिखाई पड़ता है या प्रमाण मिलते हैं, एंडोगैमी। एंडोगैमी आपकी क्या थी, अंतर्विवाह, यानी कि अपने ही गोत्र में। ज्यादातर हम देखते दक्षिण भारत में इस तरीके का प्रचलन था कि हमें एंडोगैमी यानी कि अपने ही गोत्र में विवाह करते थे, ऐसा ज्यादातर आपको दक्षिण भारत में ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वॉज लेट डाउन इन द डैश एंड डैश। जो कास्ट के बारे में हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, सूचनाएं मिलती हैं, वो कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। धर्मशास्त्रास एंड धर्मसूत्रास, बहुत सारे नियम कानूनों के बारे में दिया हुआ है, उसका संग्रह है। इसमें इसी में हमको कास्ट के बारे में, जाति के बारे में, वर्ण के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है
वॉट इज द लैंग्वेज ऑफ वेदास एंड उपनिषद? हमारे जो वेद और उपनिषद लिखे गए हैं इनकी भाषा क्या है? हमारे ज़्यादातर जो वेद और उपनिषद लिखे गए हैं आप सभी को पता है कि इनकी जो भाषा है वो है संस्कृत। वेदों और उपनिषदों की भाषा हमारी संस्कृत है। ओके, नेक्स्ट इज हु वॉज द्रुपद? द्रुपद कौन थे? द्रुपद का नाम आपने सुना है, द्रौपदी और द्रुपद ये सुना है आपने। तो द्रुपद वॉज द रूलर ऑफ पांचाल। पांचाल नरेश थे, पांचाल के शासक थे, एंड ही वॉज द फादर ऑफ द्रौपदी, और द्रौपदी के ये पिता भी थे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे इसमें आए चूंकि पूरा चैप्टर ही आपका महाभारत के इर्द गिर्द है। महाभारत के लेखक साहित्यिक दृष्टिकोण से कौन थे, महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण किसने लिखा, फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी आपका पूछा है कि भीम कौन था या हिडिंबा कौन थी। तो ये सारे कुछ कॉमन प्रश्न हैं जिसे कि हमने नहीं लिखा है पर आपको इसके उत्तर संभवतः पता होंगे। भाई 5 पांडव आपने करा, उसी में भीम भी थे। और एक प्रश्न और भी इसमें था, घटोत्कच कौन था? तो घटोत्कच वॉज द सन ऑफ भीम एंड हिडिंबा। फिर द्रुपद कौन थे? द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि कौरवों के पिता का नाम क्या था? धृतराष्ट्र था। या धृतराष्ट्र को किस आधार पर, भाई धृतराष्ट्र क्या थे? उस समय के नियम के अनुसार यदि शारीरिक रूप से अशक्त होते थे तो उन्हें शासक नहीं बना सकते थे। बट धृतराष्ट्र को शासक क्यों बनाया गया? क्योंकि पांडु की जो मृत्यु थी, असमय मृत्यु के कारण उनको धृतराष्ट्र को शासक बना दिया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न इसमें और भी बनते हैं, लेकिन आपको हमने जो मेन क्वेश्चंस थे वो सारे देने की कोशिश की है। और इतने प्रश्न अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आई होप आपका चैप्टर काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू।